वेलकम टू स्वाति लॉ इन्फो। आज हम करेंगे द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। हम बेयर लैंग्वेज पढ़ें, बेयर एक्ट पढ़ें, उससे पहले हम ऑब्जेक्ट देख लेते हैं इस एक्ट का। सबसे पहले द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में टोटल जो चैप्टर्स हैं वो 5 हैं, टोटल सेक्शन जो हैं वो 27 है और इसकी इनेक्टमेंट डेट और इन्फोर्समेंट डेट सेम है 11 सितंबर 2003। अगर हम इसका ऑब्जेक्ट की बात करें, सबसे पहला पॉइंट जो है टू एस्टैब्लिश द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एज एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी। सीवीसी को एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में बनाना। टू स्ट्रेंथन विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की विजिलेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। थर्ड पॉइंट है टू इंश्योर फेयर अनबाइज्ड एंड करप्शन फ्री गवर्नेंस, सरकारी कामकाज को फेयर अनबाइज्ड और करप्शन फ्री बनाना। ठीक है। फोर्थ है टू सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ DSPE इन करप्शन केसेस। सीबीआई DSPE के केसेस पर सुपरविजन रखेगा, मतलब कि सीबीआई जो है DSPE के केसेस पर सुपरविजन रखना। फिफ्थ है टू एम्पावर द कमीशन टू इंक्वायर और कॉज इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इनटू ऑफेंसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। कमीशन को पावर देना कि वो करप्शन एक्ट केसेस की इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कर सके। सिक्स्थ है टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशंस कंडक्टेड बाय सीबीआई इनटू करप्शन मैटर्स, सीबीआई के करप्शन इन्वेस्टिगेशंस की प्रोग्रेस को रिव्यू करना। टू एडवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटीज ऑन विजिलेंस मैटर्स एंड डिसिप्लिनरी एक्शंस, सेंट्रल गवर्नमेंट को विजिलेंस और डिसिप्लिनरी मैटर पर एडवाइस करना। टू प्रोटेक्ट ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट्स एंड एंश्योर दैट विजिलेंस इंक्वायरीज आर नॉट मिसयूज्ड, ईमानदार ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करना और विजिलेंस इंक्वायरीज का मिसयूज ना होने देना। टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इंटीग्रिटी को प्रमोट करना। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 जो है ये एक्ट नंबर 45 ऑफ 2003 है। इसका प्रेम्बल हम अगर पढ़ें, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन टू इंक्वायर और कॉज इंक्वायरीज टू बी कंडक्टेड इनटू ऑफेंसेस alleged to have been committed under the Prevention of Corruption Act 1988 by certain categories of public servants of the central government, corporations established by or under any central act, government companies, societies and local authorities owned or controlled by the central government and for the matter connected therewith or incidental thereto। इस एक्ट का मेन पर्पस ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाए जिसका नाम होगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है। करप्शन केसेस की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, स्पेशली जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के ऑफेंसेस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक सर्वेंट पर नजर रखना, लाइक मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स, PSU और गवर्नमेंट कंपनीज हो गई जो, ठीक है, लोकल अथॉरिटीज जो हो गई उन पर, और ये इंश्योर करना कि सरकारी सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। सीबीआई के करप्शन रिलेटेड काम पर सुपरिटेंडेंस करना। इन सिंपल वर्ड अगर मैं बोलूँ प्रेम्बल को, तो सीवीसी को एक इंडिपेंडेंट वॉच डॉग बनाने के लिए ये एक्ट बनाया गया ताकि गवर्नमेंट सिस्टम में करप्शन रोकने के लिए इंक्वायरीज और विजिलेंस का काम इफेक्टिवली हो सके। ठीक है। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। इस एक्ट को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट कहा जाएगा। सेक्शन 2 डेफिनेशन दी गई है इसमें। सबसे पहली डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 में देखो, इस एक्ट में यूज होने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड्स की मीनिंग एक्सप्लेन की गई है। सबसे पहले 2A, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर means the central vigilance commissioner appointed under subsection 1 of section 4। ये वो पर्सन है जो सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 के अंदर चीफ हेड ऑफ सीवीसी अपॉइंट होता है। ठीक है। B है कमीशन मीन्स द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 3। ये इसका मतलब है सीबीसी जो 3(1) के अंदर बनाया गया है, एक बॉडी है। C Delhi Special Police Establishment means the Delhi Special Police Establishment
constituted under subsection 1 of the section 2 of this Delhi Special Police Establishment Act 1946। ये बेसिकली सीबीआई के लीगल नाम है जो DSPE 1946 के अंदर क्रिएट हुआ है। D, government company means a company means a government company within the meaning of Company Act 1956। ये वैसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का मेजॉरिटी कंट्रोल हो, जैसे कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 245 ऑफ कंपनी एक्ट में डिफाइंड है। ठीक है। DA, लोकपाल मीन्स लोकपाल established under subsection 1 of section 3 of लोकपाल एंड लोकयुक्त एक्ट 2013। जो लोकपाल एंड लोकयुक्ता एक्ट 2013 में जो लोकपाल एस्टेब्लिश किया गया है उसको लोकपाल कहा जाता है। E, प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। इसका मतलब है जो रूल्स के थ्रू ये स्पेसिफाई किया गया है वो रूल्स जो इस एक्ट के अंदर बनाए गए हैं। ठीक है। F, विजिलेंस कमिश्नर मीन्स विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4। ये बेसिकली वो मेंबर्स होते हैं जो सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 के अंदर विजिलेंस कमिश्नर्स, जिनको सीवीसी के सपोर्टिंग मेंबर्स कह सकते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है। चैप्टर 2, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेक्शन 3, अगर क्विक रिवीजन हम कर लें, 2A में दिया गया है सीवीसी जो सीवीसी का हेड होता है वो, 2B में कमीशन जो सीवीसी बॉडी है वो, 2C में DPSE सीबीआई का लीगल नाम, 2D गवर्नमेंट कंपनी जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी है, 2DA लोकपाल एक्ट जो 2013 के अंदर बनाया गया वो, 2E प्रिस्क्राइब्ड वो रूल्स जो इस एक्ट के अंदर दिए गए हैं, 2F विजिलेंस कमिश्नर सीवीसी के मेंबर्स जो। ठीक है। डेफिनेशन हो गया, रिवाइज लिखने होंगे कीवर्ड्स तो लिख लेना, मर्जी है जी आपकी। Constitution of a Central Vigilance Commission. There shall be constituted a body to be known as the Central Vigilance Commission to exercise the powers conferred upon and to perform function assigned to it under this Act. The Central Vigilance Commission, constituted under subsection 1 of section 3 of Central Vigilance Commission Ordinance 1999, which ceased to operate and continued under this Government of India and Ministry of Personnel, Public Grievances, Pension, Department of Personnel and Training, Resolution number 371 2099 AVD 3 dated 4th April 1999 as amended by resolution of even number dated 13th August 2002 shall be deemed to be commission constituted under this act। गवर्नमेंट एक बॉडी बनाएगी जिसका नाम होगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है। और वो 1999 के सीवीसी ऑर्डिनेंस के टाइम जो कमीशन बना था और लेटर जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन 1999 और 2002 के थ्रू जो कंटिन्यू हुआ था वो सब ऑटोमेटिकली इस एक्ट के अंदर बना हुआ सीवीसी माना जाएगा। इन सिंपल वर्ड अगर मैं बोलूँ तो सीवीसी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है। 1999 से ही ये एक्ट उसका प्रॉपर लीगल स्टेटस है। ये एक्ट जो है ना उसको ही प्रॉपर लीगल स्टेटस देता है। सबसेक्शन 2, द कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो होगा वो चेयरपर्सन होगा, नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर मेंबर्स। ये बोल रहा है कि कमीशन में जो टोटल मेंबर्स होंगे, कमिश्नर जो होगा वो हेड होगा जिसको चेयरपर्सन कहा जाएगा, और मैक्सिमम मेंबर जो होंगे वो सिर्फ 2 होंगे। ठीक है। जिसको विजिलेंस कमिश्नर कहा जाएगा। सिंपली आपको याद रखना है कि सेक्शन 3 में क्या है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 में एक हेड और 2 मेंबर्स दिए गए हैं। ठीक है। सबसेक्शन 3, द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड द विजिलेंस कमिश्नर शैल बी अपॉइंटेड फ्रॉम अमंगेस्ट पर्सन। अब इसमें क्वालिफिकेशन बता दी गई है कि हम किस किसको अपॉइंट कर सकते हैं। ए पॉइंट है, हु हैव बीन और आर इन ऑल इंडिया सर्विस और इन एनी सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन और इन सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन हैविंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द मैटर रिलेटिंग टू विजिलेंस पॉलिसी मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। और देखिए सबसे ए पॉइंट जो दिया गया ना वो बताता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज वाले जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज वाले या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी सिविल पोस्ट पर काम कर चुके हों और उनके पास विजिलेंस पॉलिसी मेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस हो।
उनको कर सकते हैं अपॉइंट, ठीक है। बी क्लॉज क्या कहता है, who have been held office or are holding office in a corporation established by or under any central act or a government company owned or controlled by central government, and person who have been expertise and experience in finance including insurance, banking, law, vigilance and investigations। सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल एक्ट जो है, ठीक है, इसके अंदर जो कॉरपोरेशन हैं उनके काम किए हों या गवर्नमेंट कंपनीज में काम किया हो और उनके पास फाइनेंस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, लॉ, विजिलेंस, इन्वेस्टिगेशन का एक्सपर्टीज हो, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। प्रोवाइजो क्या कहती है, प्रोवाइडेड दैट फ्रॉम अमंगेस्ट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड द विजिलेंस कमिश्नर नॉट मोर देन 2 persons, इंपॉर्टेंट है ये, not more than 2 persons shall belong to the category of persons referred to either in clause A or clause B। सीबीसी और विजिलेंस कमिश्नर जो है वो मिलकर मैक्सिमम 2 लोग ही एक कैटेगरी ए या बी से हो सकते हैं, ठीक है। सबसेक्शन 4, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ सेक्रेटरी टू द कमीशन ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट डीम्स फिट टू एक्सरसाइज सच पावर्स एंड डिस्चार्ज सच ड्यूटीज एज द कमीशन में by regulation specify in this behalf। इसमें अब सबसेक्शन 4 में अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी की बात हो रही है। ये बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक सेक्रेटरी को सेक्रेटरी टू द कमीशन अपॉइंट करेगी और उसके पावर्स और ड्यूटी कमीशन रेगुलेशन में डिसाइड करेगा, ठीक है। सबसेक्शन 5, द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर टू the central vigilance commissioner, the other vigilance commissioner and the secretary to the commissioner appointed under the central vigilance commission ordinance 1999, ordinance 4 of 1999, or the resolution of the government of India and the ministry of personal public grievance and pension department of personal and training resolution dated 4 April 1999 amended a wide resolution of even number dated 13 August 2002 shall be deemed to have been appointed under this act on the same terms and conditions including the term of office subject to which they were so appointed under the said ordinance or resolution as the case may be। ये वैलिडेशन की बात कर रहा है कि जो प्रीवियस अपॉइंटमेंट्स हो चुके हैं ना उनको वैलिडेशन देने की बात कर रहा है। जो लोग ऑर्डिनेंस 1999 या 1999 2002 रेजोल्यूशन के बेस पर सीबीसी विजिलेंस कमिश्नर या सेक्रेटरी बने थे ना, ये उनकी बात कर रहा है। वो सब इस एक्ट के अंदर ही अपॉइंट माने जाएंगे सेम टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। एक्सप्लेनेशन क्या बोल रही है इसकी, For the purposes of this subsection, the expression terms of office shall be construed as the term of office with effect from the date the Central Vigilance Commission or any vigilance commissioner has entered upon his office and continued as such under this act। देखो, टर्म्स ऑफ ऑफिस का मतलब है जिस दिन उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया और एक्ट के अंदर कंटिन्यू किया, ठीक है, उसी दिन माना जाएगा। दिस सबसेक्शन 6 जो है दी हेडक्वार्टर्स ऑफ द कमीशन शैल बी एट न्यू दिल्ली। ये बोल रहा है कि जो सीबीसी के हेड ऑफिस होंगे वो न्यू दिल्ली में होंगे, ठीक है। सेक्शन 4, अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसेक्शन 1 बोलता है द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड द विजिलेंस कमिश्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ये करने से पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं सेक्शन 3 का। सेक्शन 3 में देखो, सेक्शन 3 क्या बोल रहा है, सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 बोल रहा था सीबीसी जो है ओरिजिनली ऑर्डिनेंस 1999 से बनाया है, जो एक्ट 2003 ने उसको लीगल स्टेटस दे दिया, ठीक है। सेक्शन सबसेक्शन 2 बोलता है एक सीबीसी होगा और दूसरा 2 मेंबर होंगे इसमें, ठीक है। सबसेक्शन 3 जो बोलता है वो बोलता है सीनियर सिविल सर्वेंट्स होंगे और एक्सपर्ट अपॉइंट किए जाएंगे इसमें। सबसेक्शन 4 बोलता है कि जो सेक्रेटरी अपॉइंटेड किया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। सबसेक्शन 5 बोलता है कि ओल्ड अपॉइंटमेंट जो है ना इस ऑर्डिनेंस के अंदर वो वैलिड रहेंगी, और सबसेक्शन 6 बोलता है कि हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में रहेगा, ठीक है। ये जो मैं कीवर्ड्स बोल रही हूँ ना वो तो लिख लो कहीं, क्योंकि ईजी रहेगा रिविजन करने के लिए। सेक्शन 4 हम कर रहे थे अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर। द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड द विजिलेंस कमिश्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट
बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। इसमें बताया गया कि अपॉइंटमेंट कैसे होती है, तरीका बताया गया, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है सीवीसी और विजिलेंस कमिश्नर जो है उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के वारंट ऑफिशियल साइंड डॉक्यूमेंट से होता है, ठीक है, ये लिखा है ना, इसका मतलब कि ऑफिशियल साइंड डॉक्यूमेंट है ये, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट एवरी अपॉइंटमेंट अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी मेड आफ्टर obtaining recommendation of the committee consisting of। बट अपॉइंटमेंट से पहले क्या होता है, एक हाई लेवल की कमेटी रेकमेंड करती है कि कौन अपॉइंट होगा, और कमेटी देख लेते हैं हम। प्राइम मिनिस्टर जो होंगे इसमें चेयरपर्सन होंगे, और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर जो होंगे वो मेंबर होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन हाउस ऑफ पीपल जो होंगे वो भी मेंबर होंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या बोल रही है इसकी। For the purpose of this subsection, the leader of opposition in the House of People shall, when no such leader has been so recognized, include the leader of single largest group in the opposition of the government in the House of People। ये बोल रहा है कि अगर ऑफिशियल लीडर जो ऑपोजिशन का नहीं हो, ठीक है, तो लोकसभा में सरकार के ऑपोजिट साइड का सबसे बड़ा ग्रुप का लीडर जो होगा वो काउंट कर लिया जाएगा। सबसेक्शन 2 बोल रहा है, सेक्शन 4 का सबसेक्शन 2, नो अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर शैल बी इनवैलिड मेयरली बाय रीजन ऑफ एनी वैकेंसी इन दी कमेटी। कमेटी में कोई भी सीट खाली हो, तो ये बता रहा है कि अगर कोई सीट खाली है कमेटी की तो तब क्या होगा, अगर कमेटी के मेंबर्स में कोई वैकेंसी हो भी जाए तब भी अपॉइंटमेंट वो वैलिड रहेगी, ठीक है। अब इसमें हमने क्या पढ़ा कि सीवीसी और विजिलेंस कमिश्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, पीएम एचएम और पीएम होम मिनिस्टर, मतलब एचएम हो गया होम मिनिस्टर, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे, ठीक है, उनकी रिकमेंडेशन पर होगा, और कमेटी में पीएम एचएम और LOO जो होते हैं, और वैकेंसी से अपॉइंटमेंट जो होगी वो इनवैलिड नहीं होगी। आगे आ गया सेक्शन 5। सेक्शन 5 बात करता है टर्म्स एंड कंडीशंस की। सेक्शन 5 टर्म्स एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सबसेक्शन 1 subject to the provision of subsection 3 and 4, the central vigilance commissioner shall hold office for a term 4 years from the date which he enter upon his office। which he enter upon, और देखो ये बोल रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 and 4, द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म of 4 years from the date on which he enter upon his office or till he attain the age of 65 years, whichever is earlier। the central vigilance commissioner on ceasing to hold the office shall be ineligible for reappointment in the commission, ठीक है। सेक्शन 5 का सबसेक्शन 1 बता रहा है सीवीसी का टर्म, ठीक है। सीवीसी का टर्म जो है वो 4 इयर्स तक ऑफिस में रहेगा, या जब तक 65 इयर्स के नहीं हो जाते, जो भी पहले हो दोनों में से, ठीक है। सीवीसी जब तक रिटायरमेंट के बाद सीवीसी रिटायरमेंट के बाद ऑफिस छोड़ देगा, दोबारा कमीशन में रीअपॉइंटमेंट अलाउड नहीं है, ये क्लियर बोल दिया। शेल वर्ड है भाई, शेल वर्ड मतलब मैंडेटरी है, मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है, ठीक है। सीवीसी जब रिटायरमेंट के बाद ऑफिस छोड़ देगा ना, तो दोबारा कमीशन में उसको रीअपॉइंटमेंट अलाउड नहीं है। सबसेक्शन 2 सब्जेक्ट टू द प्रोविजन of subsection 3 and 4, every vigilance commissioner shall hold office for a term of 4 years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of 65 years, whichever is earlier। ये बोल रहा है विजिलेंस कमिश्नर का टर्म जो है वो 4 इयर्स रहेगा, या 65 जो भी पहले हो, लेकिन रिटायरमेंट के बाद सीवीसी बन सकता है अगर कमेटी रिकमेंडेड करे सेक्शन 4 के हिसाब से, फिर हो सकता है। टोटल कंबाइंड टर्म जो होगा बीसी और सीवीसी मिलकर 4 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। 4 इयर्स लिख दिया उन्होंने, शेल वर्ड है भाई, जहां शेल आ गया ना वहां मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है, वहां डिस्क्रिशन खत्म हो जाती है, ठीक है। तो टोटल कंबाइंड टर्म जो होगा ना बीसी और सीवीसी मिलकर 4 साल से ज्यादा नहीं होगा। इसका अगर हम मतलब देखो
सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, विजिलेंस कमिश्नर का टर्म जो होगा ना, या तो 4 साल हो सकता है, जहाँ 65 हो सकता है, जो भी पहले हो जाए। रिटायरमेंट के बाद सीवीसी बन सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कमेटी ने रेकमेंड किया हो सेक्शन 4 के हिसाब से, और टोटल कंबाइंड टर्म बीसी और सीवीसी मिलकर 4 साल से ज्यादा बिल्कुल नहीं हो सकते, शेल वर्ड है। The Central Vigilance Commissioner or Vigilance Commissioner shall, before he enter his office, make and subscribe before the President or some other person appointed in that behalf by him an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in schedule to this act. सीवीसी और विजिलेंस कमिश्नर प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के ऑथोराइज्ड पर्सन के सामने ओथ अफर्मेशन देंगे, जैसा शेड्यूल में दिया हो वैसा करेंगे। सबसेक्शन 4, The Central Vigilance Commissioner or a Vigilance Commissioner may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office. सबसेक्शन रेजिग्नेशन की बात कर रहा है। द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, हमने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जहाँ कमिश्नर जहाँ फिर विजिलेंस कमिश्नर जो है प्रेसिडेंट को रिटर्न लेटर देकर रिजाइन कर सकते हैं। सबसेक्शन 5, ऐसे तो मैं बहुत मतलब बोल लेती हूँ, लेकिन वीडियो बनाते टाइम बार बार वर्ड्स मुंह में ही रह रहे हैं, जहाँ पे थोड़ा आई होप आई मेड सेंस टू यू। प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट्स सेक्शंस। अगर आपको अच्छा लगा है, बुरा लगा है, कुछ सुधार की ज़रूरत है, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। इससे क्या होता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, और मैं बिल्कुल, मुझे पता है बेयर एक्ट की क्या वैल्यू है, और जुडिशरी और हमारे लीगल एग्जाम जितने होते हैं उनमें वैल्यू क्या है बेयर एक्ट की। इसलिए मैंने सोचा कि बेयर लैंग्वेज करना बहुत ज़रूरी है, मैं इसलिए लेके आई हूँ। आपको कैसा भी लगा प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन प्लीज़। Subsection 6, on ceasing to hold office, the Central Vigilance Commissioner and every other Vigilance Commissioner shall be ineligible for। अब ये बता रहे हैं कि आफ्टर जो रिटायरमेंट है ना, क्या अलाउड नहीं है, ठीक है। लिखा हुआ ना ऑन सीजिंग टू होल्ड ऑफिस, मतलब कि जब रिटायर हो गया बंदा उसके बाद क्या अलाउड नहीं है, इनएलिजिबल है, ठीक है। सबसे पहले ए में, एनी डिप्लोमेटिक असाइनमेंट अपॉइंटमेंट एज एडमिनिस्ट्रेटर of a union territory and such other assignment or appointment which is required by law to be made by president by warrant under his hand and seal। ऑफिस छोड़ने के बाद सीवीसी और विजिलेंस कमिश्नर को अलाउड क्या नहीं है वो हम देख लेंगे। और सबसे पहले जो दिया गया है वो ये है कि कोई डिप्लोमेटिक पोस्ट नहीं ले सकती, ठीक है। बी है फर्दर एम्प्लॉयमेंट टू एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। दूसरा है कोई भी मतलब वो नहीं बन सकता, देखो डिप्लोमेटिक पोस्ट नहीं ले सकता वो, ठीक है। यूटी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकता, ठीक है। कोई भी जॉब नहीं ले सकता जिसे प्रेसिडेंट साहब वारंट से अपॉइंट करते हैं, ठीक है, वो नहीं ले सकता। और कोई भी जॉब ऐसी जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो वो नहीं ले सकता, ठीक है। 7th, द सैलरी एंड अलाउंसेस पेबल टू एंड द अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ। ए दिया गया द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर शैल बी द सेम एज दोज ऑफ द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सीवीसी की सैलरी बताई गई है, ये बता रहे हैं कि यूपीएससी के जो चेयरमैन होंगे ना उनके बराबर होगी भाई। अभी आपको पैसों में तो बता नहीं देंगे कि कितने पैसे। द विजिलेंस कमिश्नर शैल बी द सेम एज दोज ऑफ मेंबर्स ऑफ यूनियन सर्विस कमीशन। बता रहे हैं विजिलेंस कमिश्नर की जो सैलरी होगी वो यूपीएससी के मेंबर के बराबर होगी, ठीक है। सीवीसी की सैलरी होगी वो यूपीएससी के चेयरमैन जितनी होगी, और विजिलेंस कमिश्नर की सैलरी होगी यूपीएससी मेंबर के जितनी, ठीक। प्रोवाइजो, जहाँ प्रोवाइजो आ जाए उसको तो मार्क कर लो, उस पर स्टार बना लो, क्योंकि प्रोवाइजो भर भर के पूछते हैं एग्जाम में। Provided that if a central vigilance commissioner or any vigilance commissioner is at the time of his appointment in receipt of a pension other than disability or bound pension in respect of any previous service under the government of India
and or under the government of state, his salary in respect of the service as the central vigilance commissioner or any vigilance commissioner shall be reduced by the amount of that pension, including any portion of pension which was commuted, and pension equivalent of other forms of retirement benefits, excluding pension equivalent of retirement gratuity. इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर उनको पहले से ही कोई पेंशन मिल रही है गवर्नमेंट सर्विस से, सपोज वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था, तो उसको ऑलरेडी पेंशन मिल रही है, तो ये बोल रहा है तो उनकी सैलरी जो है ना उतनी पेंशन अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगी, ठीक। provided further that if the central vigilance commissioner or any vigilance commissioner is at the time of his appointment in receipt of a retirement benefit in respect of any previous service rendered in a corporation established by or under any central act, government company owned or controlled by central government, his salary in respect of service as the central vigilance commissioner or the case may be, the vigilance commissioner shall be reduced by the amount of pension equivalent to the retirement benefits. ये बोल रहा है अगर वो किसी गवर्नमेंट कंपनी पीएसयू कॉरपोरेशन से रिटायरमेंट बेनिफिट्स ले रहे हैं तो सैलरी उनके पेंशन इक्विवेलेंट रिड्यूस हो जाएगी, सिंपल सी बात है। थर्ड प्रोवाइजो है प्रोवाइडेड आल्सो दैट द सैलरी अलाउंसेस and pension payable to the other condition of service of the central vigilance commissioner or any vigilance commissioner shall not be varied to his disadvantage after his appointment. सैलरी अलाउंसेस उनके नुकसान के लिए डिसएडवांटेजेस बाद में चेंज नहीं किए जा सकते, ठीक है। क्विक रिवीजन कर लें एक बार सेक्शन 5 की। देखो सीवीसी एंड विजिलेंस कमिश्नर 4 साल या 65 साल तक ऑफिस में रहते हैं, ठीक है। सीवीसी दोबारा अपॉइंट नहीं किए जाते, रिटायरमेंट के बाद दोबारा अपॉइंट नहीं होते, जनरल रूल तो ये है, ठीक है। वीसी सीवीसी, वीसी हो गया विजिलेंस कमिश्नर, सीवीसी हो गया सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है। बन सकता है पर टोटल टर्म 4 साल से ज्यादा नहीं हो सकती, शेल वर्ड था, ठीक है। उसके बाद आ गया ओथ लेना जरूरी है, रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट सर को लिखकर होता है, रिमूवल सेक्शन 6 के थ्रू होगा, रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी जॉब या डिप्लोमेटिक पोस्ट नहीं मिल सकती, सैलरी यूपीएससी चेयरमैन की जो होती है, जो सैलरी सीवीसी की होती है वो यूपीएससी के चेयरमैन जितनी होती है और वीसी की मेंबर जितनी होती है। और पेंशन अगर किसी आप पहले सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रह चुके हो, जहाँ फिर आप किसी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी पीएसयू कॉरपोरेशन में मतलब रिटायर हो चुके हो, तो जितनी आपको पेंशन मिलती है उतनी आपकी सैलरी रिड्यूस कर दी जाएगी, सिंपल सी बात है। सेक्शन 6 guys, I hope I made sense to you. Please do let me know in comment sections. जैसा भी लगा हो मुझे बताना जरूर, ठीक है। मेरी कोशिश है कि बेयर एक्ट को हमें अच्छे से समझना चाहिए, इसलिए मैं बेयर लैंग्वेज को लेके आई हूँ, क्योंकि सभी अपने अपने ऐसे पढ़ा रहे हैं, तो बेयर लैंग्वेज हम पढ़ भी नहीं पाते, और यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेयर एक्ट। रिमूवल ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर, सबसेक्शन 1 subject to the provision of subsection 3, the central vigilance commissioner or any vigilance commissioner shall be removed from his office only by order of president on the ground of proved misbehavior or incapacity after the Supreme Court or on a reference made to it by the president has on inquiry reported that the central vigilance commissioner or any vigilance commissioner as the case may be ought on such ground be removed. अब सेक्शन 6 जो है ना ये रिमूवल का प्रोसीजर बताने लग गया, ठीक है। सेक्शन 6 क्या बोल रहा है कि सब्जेक्ट टू दिस प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3, मतलब सबसेक्शन 3 के अधीन रहते हुए सीवीसी या विजिलेंस कमिश्नर को सिर्फ प्रेसिडेंट सर ही रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। रिमूवल जो होगा ना वो सिर्फ प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के बेसिस पर हो सकता है, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट सर है ना वो पहले जो इशू है ना ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट को रेफर करेंगे, ठीक है। ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेंगे और अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिमूवल होना चाहिए तो प्रेसिडेंट सर जो है वो रिमूवल ऑर्डर पास कर देते हैं, सिंपल है, ठीक है। सबसेक्शन 2
The president may suspend from office and if deemed necessary prohibit also from attending the office during inquiry. The Central Vigilance Commissioner or any vigilance commissioner in respect of whom a reference has been made to Supreme Court under subsection 1 until the president has passed order on receipt of report of the Supreme Court on such reference. देखिए ये बोल रहा है कि सस्पेंशन ड्यूरिंग इंक्वायरी, सबसेक्शन को आगे लिख लेना, सस्पेंशन ड्यूरिंग इंक्वायरी। अगर मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट को रेफर हो जाता है, अगर मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को रेफर हो गया ना, तो प्रेसिडेंट सर जो है सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर को सस्पेंड भी कर सकती है और जब तक इंक्वायरी ट्रायल चल रही है उन्हें ऑफिस अटेंड करने से भी रोक सकती है। ठीक है, स्टार मार्क कर लेना, ऑफिस आने से भी रोका जा सकता है। 3 बोल रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर रिमूव from office the central vigilance commissioner or any vigilance commissioner if the central vigilance commissioner or such vigilance commissioner as the case may be A बोल रहा है is adjudged and insolvent, B has been convicted of an offence which in the opinion of the central government involve moral turpitude। देखो ये बोल रहा है कि डायरेक्टर रिमूवल बाय प्रेसिडेंट हो सकता है विदाउट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के भी प्रेसिडेंट डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं। किन कंडीशंस में, कुछ केसेस में प्रेसिडेंट मतलब सर बिल्कुल सीधा सुप्रीम कोर्ट के मतलब इंक्वायरी के बिना कर सकते हैं। पहला जो दिया गया है अगर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, ठीक है। दूसरा है मोरल टर्पिट्यूड वाला उसने ऑफेंस कर दिया, कन्विक्टेड हो गया उसमें, ठीक है। मोरल टर्पिट्यूड वाले ऑफेंस होते हैं जैसे फोर्जरी हो गया, टैक्स एवेजन हो गया, पर्जरी हो गया, ऐसे सीरियस टाइप जो ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है। मर्डर हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, ऐसे ऑफेंसेस ये सारे मोरल टर्पिट्यूड के अंदर कंसीडर्ड होते हैं, ठीक है। तो अगर इनमें पाया जाता है तो प्रेसिडेंट सर डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं उसको। सी है एंगेजेस ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, अपने टाइम के दौरान पेड एम्प्लॉयमेंट सेकंड जॉब करे, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उसको ऑलरेडी गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, उसके दौरान कोई और पेड एम्प्लॉयमेंट अगर वो बाहर कर रहा है तो उसको रिमूव किया जा सकता है। डी is in the opinion of president unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body। प्रेसिडेंट के ओपिनियन में माइंड बॉडी वीकनेस की वजह से अनफिट हो जाए तो भी रिमूव किया जा सकता है। ई है हैज एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट एज इज लाइकली टू अफेक्ट प्रीजुडिशली हिज फंक्शंस एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर। कोई ऐसा फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट ले ले जो उनके ऑफिशियल फंक्शन को अफेक्ट करे, तब भी उसको रिमूव किया जा सकता है। सबसेक्शन 4 क्या कहता है, इफ द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और एनी विजिलेंस कमिश्नर इज और बिकम्स इन एनी वे concerned or interested in any contract or agreement made by on behalf of government of India or participates in any way in the profit thereof or any benefit or emolument arising therefrom otherwise then as a member and in a common with the other members of an incorporated company he shall word है, यहाँ shall word होना उसको मार्क कर लो, मतलब कि mandatory obligation है। he shall for the purposes of subsection 1 be deemed to be guilty of misbehavior। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि अगर मिसबिहेवियर का स्पेशल केस है, सबसेक्शन 4 बोल रहा है अगर मिसबिहेवियर का स्पेशल केस है, ठीक है, तो क्या होगा। अगर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या विजिलेंस कमिश्नर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी कॉन्ट्रैक्ट में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इंटरेस्टेड हो जाए तो उस कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट या बेनिफिट ले तो ये ऑटोमेटिकली मिसबिहेवियर माना जाएगा, एक्सेप्ट अगर वो सिर्फ एक कंपनी का ऑर्डिनरी शेयर होल्डर हो, ठीक है। सेक्शन 7 power to make rules by central government for staff, the central government by in consultation with this commission make rules with respect to number of members of the staff of commission and their conditions of service।
सेक्शन 7 बात करता है स्टाफ रूल्स की। सेंट्रल गवर्नमेंट कमीशन से कंसल्ट करके रूल्स बना सकती है कि कमीशन में कितने स्टाफ मेंबर होंगे और उनकी सर्विस कंडीशन क्या होगी। ठीक है, सेक्शन 6 और 7 का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सेक्शन 6 और 7 क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले 6 में क्या बोला गया है, रिमूवल बताया गया ना कि प्रेसिडेंट सर रिमूव कर सकते हैं। सीवीसी और वीसी को सिर्फ प्रेसिडेंट सर ही रिमूव कर सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी के बाद कुछ केसेस में, जैसे इंसॉल्वेंसी, क्रिमिनल कन्विक्शन हो गया, पेड जॉब हो गया, इलनेस, कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हो गया, इनमें प्रेसिडेंट सर बिना ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस के भी रिमूव कर सकती है। इंक्वायरी के दौरान उन्हें सस्पेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, स्टाफ आगे आ गया 7 बोल रहा है कि स्टाफ के रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और कमीशन से कंसल्ट करके। ठीक है, ये हमने कंप्लीट किया चैप्टर 1 एंड 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैप्टर 3 बात करता है फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की। सेक्शन 8 फंक्शन एंड पावर्स ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सबसेक्शन 1 बात करता है कमीशन के फंक्शन और पावर क्या होंगे। ठीक है, तो ये आगे बताए गए हैं। ए बोल रहा है सीवीसी जो है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो है उनके काम पर सुप्रिटेंडेंस ओवरऑल सुपरविजन करेगी। सिर्फ उन केसेस में जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के ऑफेंसेस हो, या फिर वो ऑफेंसेस जिनके साथ कोई पब्लिक सर्वेंट जो सेक्शन 8 के सबसेक्शन 2 में दिए गए हैं। ठीक है, जहाँ सेम ट्रायल में चार्ज किया जा सकता है उनपे। ठीक, क्लोज बी बोल रहा है सीवीसी जो है डीएसपी या सीबीआई को डायरेक्शन दे सकती है ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 डीएसपीई एक्ट के अंदर सही से कर सके। ठीक, प्रोवाइजो बोल रही है कि सीवीसी कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दे सकती जिससे सीबीआई को किसी पर्टिकुलर केस को एक स्पेसिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेट या डिस्पोज ऑफ करना पड़े। ठीक है, पॉइंट सी बोल रहा है सेक्शन 8 का अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रेफरेंस भेजती है कि किसी पब्लिक सर्वेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सेंट्रल एक्ट से बने कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉय जो है उसने करप्शन किया है, उसने करप्शन का ऑफेंस किया है, तो सीवीसी जो है खुद इंक्वायरी करेगी या किसी से करवा सकती है। ठीक है, डी बोल रहा है कि सीवीसी किसी भी कंप्लेंट पर इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कर सकती है अगर कंप्लेंट जो है वो सेक्शन 8 के सबसेक्शन 2 में दिए गए ऑफिशियल्स के खिलाफ है। ठीक है, और उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का ऑफेंस किया हो, या वो ऑफेंस जिसमें पब्लिक सर्वेंट सेम ट्रायल में चार्ज हो सकता है वो। ई बोल रहा है सीबीसी सीबीआई और डीएसपी के इन्वेस्टिगेशंस का रिव्यू करती रहेगी। जो करप्शन केसेस हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से रिलेटेड हो उनका रिव्यू करती रहेगी। एफ क्लोज बोल रहा है जो सीबीसी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की एप्लीकेशन का रिव्यू करेगी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के पास पेंडिंग हो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के केसेस में। जी बोल रही है सीबीसी एडवाइस देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, सोसाइटी और लोकल अथॉरिटीज़ को जिस मैटर पर वो लोग रेफरेंस भेजें, या कभी कभी कमीशन खुद भी एडवाइस दे सकती है। ठीक है, एच बोल रहा है जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, सेंट्रल एक्ट कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट कंपनीज या सोसाइटी और लोकल अथॉरिटी की विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन पर सुप्रिटेंडेंस रखेगी। ठीक है, आगे प्रोवाइजो बोल रही है इसका मतलब ये नहीं कि सीबीसी गवर्नमेंट के विजिलेंस मैटर के डायरेक्शन के खिलाफ जाकर काम करेगी ना, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि ये विजिलेंस मैटर के डायरेक्शन के खिलाफ जाकर भी काम नहीं करेगी, और ये भी नहीं कि सीबीसी की पॉलिसी मैटर पर डायरेक्शन दे सकती है। ठीक है, प्रोवाइजो यही है, ना तो वो विजिलेंस मैटर के डायरेक्शन के खिलाफ जाकर काम करेगी और ना ही पॉलिसी मैटर मतलब पॉलिसी मैटर के डायरेक्शन दे सकती है। ठीक है, सीबीसी की पॉलिसी मैटर पर ना ही वो डायरेक्शन दे सकती है। क्लोज 2 8 का सबसेक्शन 2 क्लोज 1 के डी में जो भी पर्सन के बारे में बात की गई है वो ये हैं।
ए में दिया गया है कि ऑल इंडिया सर्विस के वो मेंबर्स जो यूनियन के अफेयर में सर्व कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप ए के ऑफिसर्स हैं। बी क्लोज बोल रहा है कि सेंट्रल एक्ट से बने कॉरपोरेशन, कंपनीज, गवर्नमेंट, सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी के वो ऑफिसर जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेसिफाई करेगी, उनकी बात हो रही है। आगे प्रोवाइजर बोलती है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता उन सब ऑफिसर्स को ही कवर माना जाएगा। ठीक है। सी बोल रहा है कि लोकपाल के रेफरेंस पर एडिशन आई है, सी क्लोज, अगर लोकपाल जो है वो सेक्शन 20 के सब सेक्शन 1 प्रोवाइजो लोकपाल एक्ट जो है वो रेफरेंस भेजता है तो क्लोज 1 का सबसेक्शन 1 का क्लोज डी में ये पर्सन भी इंक्लूड होंगे, जैसे ग्रुप बी, सी और डी एम्प्लॉयज जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं वो भी इंक्लूड होंगे। फिर कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी के वो स्टाफ भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई करेगी। प्रोवाइजो ये है जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता सब स्टाफ मेंबर्स को कवर माना जाएगा। ठीक है। सेक्शन 8A एक्शन ऑन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन रिलेशन टू पब्लिक सर्वेंट्स। ये बोल रहा है कि अगर ग्रुप सी या ग्रुप डी सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ करप्शन की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को लगता है कि पब्लिक सर्वेंट को सुनने का मौका देना चाहिए, या सुनने का मौका देने के बाद प्रेमा फेसी लग रहा है, या मतलब देखने से ही पता चल रहा है कि उसने कंडक्ट रूल्स का करप्शन से रिलेटेड वायलेशन किया है, जो कि करप्शन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर है, तो सीवीसी इनमें से एक से ज्यादा एक्शन ले सकती है उनके खिलाफ। ठीक है। जैसे ए बोल रहा है कि सीवीसी किसी भी अप्रोप्रिएट एजेंसी जैसे सीबीआई हो गया, डीएसपीई हो गया, इन्वेस्टिगेशन उनसे करवा सकती है। बी बोल रहा है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बोलकर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स शुरू करवा सकती है उनके अगेंस्ट, जहां कोई अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकती है उनके अगेंस्ट। सी बोल रहा है कि अगर कुछ गलत नहीं मिलता उनके अगेंस्ट तो सीवीसी प्रोसीडिंग्स क्लोज भी कर सकती है। ठीक। और कंप्लेनेंट के खिलाफ लोकपाल एक्ट के सेक्शन 46 के अंदर एक्शन की रिकमेंडेशन कर सकती है फॉल्स फ्रिवलेस कंप्लेंट के केस में। ठीक है। सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है ना, सबसेक्शन 1 में जो मेंशन है नॉर्मली वो 90 डेज की हो है। ठीक है। 90 डेज के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर और टाइम चाहिए तो रिटर्न रीजन रिकॉर्ड करो भाई। वैसे तो 90 डेज में हो जानी चाहिए, अगर और टाइम चाहिए तो रीजन जो है रिटर्न में देने पड़ेंगे। ठीक है। और इंक्वायरी को एक्स्ट्रा 90 डेज तक बढ़ाया भी जा सकता है, फर्दर 90 डेज के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। मतलब कि टोटल जो कितने डेज हो गए 180 डेज। ठीक है, विद रिकॉर्डेड रीजन। सेक्शन 8B एक्शन ऑन इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू पब्लिक सर्वेंट्स। सब सेक्शन 1 बोल रहा है, देखो अगर सीवीसी सेक्शन 8 के सब सेक्शन 1 के ए क्लोज के तहत डिसाइड करता है कि कंप्लेंट की इन्वेस्टिगेशन करनी है तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किसी एजेंसी इंक्लूडिंग सीबीआई या डीएसपीई को ऑर्डर देगी कि इन्वेस्टिगेशन जितनी जल्दी हो सके कर लो। ठीक है। और 6 मंथ के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करे। सीवीसी की ऑर्डर जब सीवीसी ने ऑर्डर दिया उसकी डेट से लेके 6 मंथ के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए, और अपना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फाइंडिंग है ना जो वो साथ लेकर सीवीसी को सबमिट करवानी है। ठीक है, 6 मंथ के अंदर। आगे प्रोवाइजो, हाँ प्रोवाइजो में बोला है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है रिटर्न रीजन रिकॉर्ड करके इन्वेस्टिगेशन के लिए और 6 मंथ का एक्सटेंशन दे सकती है, यानी कि इसमें टोटल 12 मंथ हो गए। ठीक है, मतलब जनरली 6 मंथ है टाइम पीरियड, लेकिन अगर और टाइम चाहिए तो 6 मंथ और मिल सकते हैं, टोटल 12 मंथ तक हो सकता है, लेकिन रीजन जो है वो रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। ठीक है, रिटर्न में। सब सेक्शन 2 बोल रहा है इसका, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 173। अब मुझे कमेंट में बताइएगा कि BNSS के कौन से सेक्शन के अंदर है ये चीज। ठीक है।
देखो ये बोल रहा है कि सेक्शन 173 सीआरपीसी में जो कुछ भी लिखा हो, अगर कोई केस सीबीसी ने किसी एजेंसी सीबीआई को रेफर किया है तो उस एजेंसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को ही सबमिट करनी होगी, ना कि किसी और अथॉरिटी को। ठीक है। सब सेक्शन 3 बोल रहा है, इसका कमीशन की बात हो रही है इसमें। ये बोल रहा है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो हर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को जो सब सेक्शन 2 में दिया गया है, ठीक है, उसके अंदर आती है, उसको कंसिडर करेगी और डिसाइड करेगी सबसे पहले कि जो चार्जशीट है और क्लोजर रिपोर्ट है, पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट फाइल की जाए और क्लोजर रिपोर्ट फाइल की जाए। बी बोल रहा है इसका कि जो कंसर्न पब्लिक सर्वेंट है उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग शुरू की जाए और या फिर अप्रोप्रिएट एक्शन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लिया जाए। ठीक है। सेक्शन 9 प्रोसीडिंग्स ऑफ कमीशन। सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1, सेक्शन 9 बोलता है प्रोसीडिंग्स ऑफ कमीशन, सबसेक्शन 1 बोल रहा है कमीशन का सारा काम उसके हेडक्वार्टर्स, ठीक है, में ही कंडक्ट होगा। सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि कमीशन जो है सभी मेंबर्स के सहमति से ना अपने बिजनेस चलाने का प्रोसीजर बनाएगी और कैसे काम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीबीसी और विजिलेंस कमिश्नर के बीच एलोकेट होगा वो भी डिसाइड करेगी। ठीक है। 3 बोल रहा है कि सबसेक्शन 2 के अलावा कमीशन का सारा काम जितना पॉसिबल हो सके वो सभी मिलके ही डिसाइड करेंगे। ठीक है। 4 बोल रहा है अगर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और विजिलेंस कमिश्नर किसी मैटर पर डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, ठीक है, तो डिसीजन मेजोरिटी ओपिनियन जो होगा उनका माना जाएगा, उन्हीं के हिसाब से होगा मतलब। सबसेक्शन 5 ये बोल रहा है कि मीटिंग का प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो मीटिंग का हेड है, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या फिर अगर सीबीसी मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहा तो सीनियर मोस्ट विजिलेंस कमिश्नर जो है वो प्रेजेंट रहेंगे और वो मीटिंग प्रिजाइड करेंगे। ठीक। सबसेक्शन 6 बोल रहा है कि जो कमीशन का कोई भी एक्ट या प्रोसीडिंग इनवैलिड नहीं होगी, सिर्फ इन वजहों से आगे है। फर्स्ट में दिया गया है कि अगर कोई कमीशन की जो कमीशन में कोई वैकेंसी हो या कमीशन की कंपोजिशन में कोई डिफेक्ट हो, या फिर बी में दिया गया है सीबीसी या विजिलेंस कमिश्नर की अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट हो, सी में दिया गया है कि कोई प्रोसीजर में कोई इरेगुलरिटी हो, जब तक वो इरेगुलरिटी केस की मेरिट को अफेक्ट ना करे तो वो कमीशन का कोई भी एक्ट या प्रोसीडिंग इनवैलिड नहीं होगी इन वजहों से। ठीक है। सेक्शन 10 विजिलेंस कमिश्नर टू एक्ट एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। सेक्शन 10 का सबसेक्शन 1 बोल रहा है कि अगर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का पोस्ट खाली है, कोई भी रीजन से डेथ हो गई है, रेजिग्नेशन है या कोई और रीजन है, तो प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन के थ्रू किसी एक विजिलेंस कमीशन को एक्टिंग सीवीसी बना सकते हैं। ठीक है। और सबसेक्शन 2 में बोल रहे हैं, देखो सबसेक्शन 1 में बोल रहे हैं कि अगर वो प्रेजेंट नहीं है किसी भी रीजन से, सीवीसी अगर पोस्ट सीवीसी की खाली है तो जो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो नोटिफिकेशन जारी करके विजिलेंस कमिश्नर बना सकते हैं। ठीक है। किसी भी विजिलेंस कमिश्नर को एक्टिंग सीवीसी बना सकते हैं जब तक नया सीवीसी अपॉइंट ना हो जाए तब तक। ठीक है। सबसेक्शन 2 इसका बोल रहा है सेक्शन 10 का, अगर सीवीसी लीव पर हो या किसी वजह से अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन के थ्रू किसी एक विजिलेंस कमिश्नर को टेम्परेरी ऑथराइज कर देगा कि वो सीवीसी के फंक्शन परफॉर्म करे और जब तक सीवीसी वापस अपनी ड्यूटी पर नहीं आ जाते। ठीक है। ये सिंपल है। सेक्शन 11 बात कर रहा है पावर रिलेटिंग टू इंक्वायरीज। देखो सेक्शन 11 बोल रहा है जब कमीशन सेक्शन 8 के सबसेक्शन 1 के क्लोज बी या सेक्शन 8 के सबसेक्शन 1 के क्लोज सी के अंदर कोई भी इंक्वायरी कंडक्ट करता है तो उसके पास सीपीसी के अंदर सिविल कोर्ट के सारे पावर्स होते हैं। जैसे एक सिविल कोर्ट में सूट ट्राई करते वक्त यूज़ किए जाते हैं, वो खास तौर पर कमीशन के पास ये पावर होती है कि सम्मन वगैरह कर सकना, जैसे किसी भी आदमी को पूरे इंडिया के किसी भी पार्ट से सम्मन कर सकते हैं और उसको ओथ पर एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है। बी बोल रहा है कि किसी भी कंडक्ट की डिस्कवरी और प्रोडक्शन डिमांड करवा सकते हैं। सी बोल रहा है कि एफिडेविट के थ्रू एविडेंस एक्सेप्ट करवा सकते हैं। डी बोल रहा है कि किसी भी कोर्ट या ऑफिस से कोई पब्लिक रिकॉर्ड या उसकी कॉपी मंगवा सकते हैं। ठीक है। ई बोल रहा है कि किसी विटनेस या डॉक्यूमेंट की एग्जामिनेशन के लिए कमीशन इशू कर सकते हैं। तो एफ बोल रहा है कि कोई और बाकी जो मैटर रूल्स में प्रिस्क्राइब किए जाएंगे उन पर भी पावर
कर सकते हैं, मतलब एनी अदर मैटर। ठीक है। 11A डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी फॉर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। देखो सब सेक्शन 1 बोल रहा है एक डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी होगा जो ज्वाइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर की रैंक का ऑफिसर होगा और जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। इस डायरेक्टर को इंक्वायरी का काम होगा और लोकपाल के थ्रू कमीशन को भेजे गए मैटर्स की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना इसका काम होगा। ठीक है। सब सेक्शन 2 बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर को इंक्वायरी को जितने ऑफिसर्स और एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी वो प्रोवाइड करेगी ताकि वो अपने फंक्शन इस एक्ट के अंदर सही से परफॉर्म कर सके। ठीक है। सेक्शन 12 बात करता है प्रोसीडिंग बिफोर कमीशन टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग। ये बोल रहा है कि कमीशन को सिविल कोर्ट माना जाएगा। सेक्शन 195 और चैप्टर 26 CRPC के पर्पज़ के लिए, और कमीशन के सामने चलने वाली हर प्रोसीडिंग को जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा। आईपीसी का सेक्शन जो 193 फॉल्स एविडेंस की बात करता है और 228 जो इंसल्टिंग और इंटरप्टिंग जुडिशियल ऑफिसर की बात करता है। अब आईपीसी जहाँ जहाँ मैंने आईपीसी बोला आप बीएनएस के सेक्शन कमेंट करेंगे। ठीक है। और आईपीसी के सेक्शन 196 क्योंकि इसमें आईपीसी लिखा है तो हमें यही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। इनके पर्पज़ के लिए कमीशन के सामने चलने वाली प्रोसीडिंग कोर्ट की तरह ट्रीट होगी और झूठी गवाही या मिसकंडक्ट पर आईपीसी के इन सेक्शन के तहत उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। चैप्टर 4 एक्सपेंसेस एंड एनुअल रिपोर्ट की बात करता है। सेक्शन 13 देखो सेक्शन 13 बोल रहा है एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन टू बी चार्ज ऑन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो सबसे पहला जो बोल रहा है कि कमीशन के सारे जो खर्च होंगे इंक्लूडिंग सैलरी अलाउंसेस पेंशन जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर सेक्रेटरी और कमीशन के स्टाफ को मिलते हैं ये सब भारत के कंसोलिडेटेड फंड से पे किए जाएंगे। ठीक है। शैल बी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है। और 14 एनुअल रिपोर्ट की बात करता है। कमीशन सब सेक्शन 1 बोल रहा है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ कमीशन टू प्रेजेंट एनुअली। देखो ये बोल रहा है कि कमीशन का ये ड्यूटी है कि हर साल एक एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेजे जो बताए कि उस साल कमीशन ने क्या काम किए। ठीक है। ये रिपोर्ट साल खत्म होने के 6 मंथ्स के अंदर देखो लिखा हुआ है ये रिपोर्ट। देखो कमीशन का ये ड्यूटी है कि वो हर साल एक एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेजे और बताए कि उसने साल में कितने काम किए हैं। ठीक है। उस साल कमीशन ने कितने काम किए और ये रिपोर्ट साल खत्म होने से 6 मंथ साल खत्म होने के 6 मंथ के अंदर भेजना जरूरी है। शैल वर्ड है। ठीक है। सब सेक्शन 2 बोल रहा है कि इस एनुअल रिपोर्ट में एक सेपरेट पार्ट होगा जिसमें दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट सीबीआई की फंक्शनिंग का जिक्र होगा लेकिन सिर्फ उन मैटर्स तक जो सेक्शन 4 के सब सेक्शन 1 DSPE एक्ट 1946 के अंदर आते हैं। ठीक। सब सेक्शन 3 बोल रहा है जब प्रेसिडेंट को रिपोर्ट मिलती है तो वो उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा के सामने रखवा देते हैं। ठीक है। चैप्टर आ गया 5 मिसलेनियस। सेक्शन 15 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। देखो सेक्शन 15 बात करता है प्रोटेक्शन फॉर एक्शन टेकन इन गुड फेथ की। अगर कमीशन सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या विजिलेंस कमिश्नर सेक्रेटरी या कमीशन का कोई भी स्टाफ मेंबर अच्छी नीयत गुड फेथ में इस एक्ट के अंदर कोई काम करता है या करने का कोशिश करता है जहाँ उसकी इंटेंशन अच्छी थी सिर्फ काम करने की इंटेंशन थी तो उसके खिलाफ कोई केस कोई प्रोसिक्यूशन कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। ठीक है। सिंपली अगर गुड फेथ में वो कोई काम करता है तो उसको लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी। सिंपल। सेक्शन 16 सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड स्टाफ टू बी पब्लिक सर्वेंट। देखो ये बोल रहा है कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हर विजिलेंस कमिश्नर और सेक्रेटरी और कमीशन के हर स्टाफ मेंबर सबको आईपीसी के सेक्शन के 21 के हिसाब से पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। और अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि बीएनएस के कौन से सेक्शन में पब्लिक सर्वेंट की बात हुई है। ठीक है। यानी कि सीबीसी के सब लोग कानूनी तौर पर पब्लिक सर्वेंट हैं। 17 बोल रहा है रिपोर्ट ऑफ एनी इंक्वायरी मेड ऑन रेफरेंस बाय कमीशन टू बी फॉरवर्डेड टू दैट कमीशन। ये बोल रहा है सब सेक्शन 1 बोल रहा है जब तक
जब कमीशन किसी एजेंसी को इंक्वायरी का रेफरेंस देती है तो उस इंक्वायरी का रिपोर्ट कमीशन को ही भेजना होता है, ठीक है। सब सेक्शन आगे 2 बोल रहा है द कमीशन शैल ऑन रिसिप्ट, ये बोल रहा है कि कमीशन जब रिपोर्ट रिसीव कर लेती है और सारे रेलिवेंट फैक्टर्स कंसीडर कर लेती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल एक्ट कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, सोसाइटी, लोकल अथॉरिटीज, ठीक है, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट सुपरविजन करती है, उनको आगे क्या करना चाहिए इसका एडवाइस देगी। सिंपल। सब सेक्शन 3 बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कॉरपोरेशन, कंपनी, सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी कमीशन की एडवाइस को कंसीडर करेंगे और एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे, ठीक है। प्रोवाइजो है अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी सीवीसी की एडवाइस से एग्री नहीं करती तो उसको रीजन इन राइटिंग रिकॉर्ड करने पड़ेंगे और वो रीजन कमीशन को कम्युनिकेट करने होंगे, ठीक है। इन सिंपल मैं बोलूँ तो एडवाइस फॉलो करनी पड़ेगी सीबीसी की। अगर सीबीसी की एडवाइस फॉलो नहीं करते तो भाई लिखित में रीजन देना जरूरी है, ठीक है। 18 बोलता है पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। ये बोल रहा है कि कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट से या सेंट्रल एक्ट के कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, सोसाइटी और सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्ड लोकल अथॉरिटी से रिपोर्ट, रिटर्न और स्टेटमेंट मांग सकती है। इसका पर्पज ये है कि कमीशन विजिलेंस और एंटी करप्शन वर्क पर जनरल सुपरविजन इफेक्टिवली रख सके, ठीक है। सेक्शन 19 बात कर रहा है कंसल्टेशन विद कमीशन इन सर्टन मैटर। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी विजिलेंस या डिसिप्लिनरी मैटर के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाएगी इन रिलेशन टू यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और ऑल इंडिया सर्विसेज मेंबर्स, तो उसको सीबीसी से कंसल्ट करना जरूरी है। सिंपल, ठीक। 20 बोल रहा है पावर टू मेक रूल्स। सब सेक्शन 1 बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के थ्रू रूल्स बना सकती है ताकि इस एक्ट के प्रोविजन को इंप्लीमेंट किया जा सके। सब सेक्शन 2 बोल रहा है कि रूल्स बनाते वक्त गवर्नमेंट इन चीज़ों पर रूल्स स्पेसिफाई कर सकती है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले है कि सेक्शन 7 के अंदर जो स्टाफ के नंबर है जो है, ठीक है, नंबर और सर्विस कंडीशन है उन पे बन सकते हैं। बी बोल रहा है कि जो सेक्शन 11 का एफ क्लोज है उसके अंदर सिविल कोर्ट की जो पावर्स हैं उसको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। सी बोल रहा है कि और कोई भी मैटर जो प्रिस्क्राइब्ड होना जरूरी है उन पर हो सकता है, रूल्स बन सकता है, ठीक है। 21 पावर टू मेक रेगुलेशंस। देखो सब सेक्शन 1 बोलता है कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल के साथ ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन जारी करके रेगुलेशन बना सकती है जब तक वो इस एक्ट और रूल्स के अगेंस्ट ना हो। ये रेगुलेशन उन मैटर्स को कवर करेंगे जो इस एक्ट को इफेक्टिव बनाने के लिए जरूरी हो, ठीक है। सब सेक्शन 2 बोलता है रेगुलेशन इन मैटर के रिगार्डिंग बन सकते हैं। सबसे पहला उन्होंने दिया लेकिन सेक्रेटरी के ड्यूटी और पावर जो सेक्शन 3 के 4 में दिए गए हैं वो, और कमीशन के प्रोसीडिंग्स का जो प्रोसीजर है जो 9 के 2 में दिया गया वो, ठीक है। 22 नोटिफिकेशन रूल्स एटसेट्रा टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट। इसमें बोला गया है कि सेक्शन 8 का सबसेक्शन 2 का क्लोज बी के अंदर इशूड नोटिफिकेशन जारी करके सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए गए रूल और कमीशन के बनाए गए रेगुलेशन ये सब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने 30 दिन के लिए रखे जाएंगे, ठीक है। 30 दिन के लिए रखे जाएंगे एक सेशन में या मल्टीपल सेशंस में, ठीक है। अगर दोनों हाउसेस एग्री करते हैं मॉडिफिकेशन हो जानी चाहिए तो नोटिफिकेशन रूल्स रेगुलेशन को, या फिर देखो अगर दोनों हाउसेस एग्री कर जाते हैं कि मॉडिफिकेशन होनी चाहिए या फिर नोटिफिकेशन रूल्स या रेगुलेशन को कैंसिल किया जाए तो वो बाद में सिर्फ मॉडिफाइड फॉर्म में ही इफेक्टिव होगा, ठीक है, या बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगा। दो ही सूरत में हो सकता है, या तो मॉडिफाइड फॉर्म में इफेक्टिव होगा या बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इस मॉडिफिकेशन कैंसिलेशन से पहले जो भी काम नोटिफिकेशन रूल्स या रेगुलेशन के बेसिस पर हो चुका है वो वैलिड ही रहेगा। देखो सेक्शन 23 बोलता है पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। सब सेक्शन 1 बोलता है अगर एक्ट को इम्प्लीमेंट करते वक्त कोई डिफिकल्टी आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास करके वो डिफिकल्टी रिमूव कर सकती है, ठीक है। बस कंडीशन ये है कि एक्ट के प्रोविजन के अगेंस्ट ना हो, ठीक है। लेकिन साथ ही में कंडीशन है कि एक्ट स्टार्ट होने के 2 साल के बाद ऐसा कोई ऑर्डर नहीं बनाया जा सकता, 2 साल के अंदर अंदर ही करना है। सब सेक्शन 2 बोलता है गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर बनाएगी उससे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने जल्दी से जल्दी रखना होगा, ठीक। सेक्शन 24 प्रोविजन रिलेटिंग टू एग्जिस्टिंग विजिलेंस कमीशन। देखो जिस दिन न्यू
विजिलेंस कमीशन सेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 के अंदर फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी उस दिन से 1964 में गवर्नमेंट रेजोल्यूशन से बनी पुरानी विजिलेंस कमीशन एग्जिस्टिंग विजिलेंस कमीशन अपने फंक्शन को तब तक कंटिन्यू करेगी जब तक वो इस एक्ट के अगेंस्ट ना हो, ठीक है। और उसके बाद एग्जिस्टिंग विजिलेंस कमीशन ने जो भी एक्शन या डिसीजन लिए हैं अगर वो इस न्यू एक्ट के कमीशन के फंक्शन से रिलेटेड है तो उन्हें न्यू कमीशन द्वारा लिया हुआ ही माना जाएगा। सिंपली ये बोल रहा है कि पुराने कमीशन के डिसीजन और नए कमीशन के वैलिड डिसीजन, ठीक है, दोनों इक्वली माने जाएंगे। बी बोल रहा है एग्जिस्टिंग विजिलेंस कमीशन के पास जो भी प्रोसीडिंग पेंडिंग है और जो न्यू कमीशन के फंक्शन से रिलेटेड है वो सब न्यू कमीशन को ट्रांसफर मानी जाएगी और आगे उन पर इसी एक्ट के हिसाब से काम होगा, ठीक है। सी बोल रहा है एग्जिस्टिंग विजिलेंस कमीशन के एम्प्लॉयज जो हैं ऑटोमेटिकली न्यू कमीशन के लिए एम्प्लॉय बन जाएंगे और सेम टर्म्स एंड कंडीशन पर काम करते रहेंगे। डी बोल रहा है एग्जिस्टिंग विजिलेंस कमीशन के एसेट्स और लाइबिलिटीज पूरी तरह न्यू कमीशन को ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। सेक्शन 25 अपॉइंटमेंट्स एटसेट्रा ऑफ ऑफिसर्स ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। देखो डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ईडी बोलूंगी मैं अब। ये सेक्शन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट 1999 या किसी और लॉ के ऊपर ओवरराइड करता है। मतलब ईडी के डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट और टेनर के रूल्स इसी सेक्शन के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले ए बोल रहा है कि डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर को इन्फोर्समेंट को अपॉइंट करेगी और लेकिन कमेटी की रिकमेंडेशन पर। कमेटी आपको पता चेयरपर्सन हो गया, सेंटर सीबीसी और विजिलेंस कमिश्नर मेंबर्स हो गए, सेक्रेटरी हो गया, ठीक है। कमेटी के मेंबर जो हैं सेक्रेटरी भी मेंबर है और सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल भी मेंबर है, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू भी मेंबर है इनकी रिकमेंडेशन पर। बी क्लॉज बोल रहा है रिकमेंडेशन बनाते वक्त कमेटी क्या देखेगी। तो सबसे पहले बोला है कि कमेटी ऑफिसर की इंटीग्रिटी यानी कि ईमानदारी और एक्सपीरियंस को ध्यान में रखेगी। सी बोल रहा है एलिजिबिलिटी फॉर डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट। तो इसमें बोला गया है कि डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट एडिशनल सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रैंक से नीचे का कोई आदमी अपॉइंट नहीं किया जा सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। डी बात कर रहा है टेन्योर की। तो इसमें टेन्योर दिया गया है नॉट लेस देन 2 ईयर। डी में बोल रहा है कि डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट जो है मिनिमम 2 साल तक ऑफिस में रहेगा और साथ ही में प्रोवाइजो दिया है कि प्रोवाइजो बोल रही है कि एक्सटेंशन अलाउड है लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए, कमेटी की रिकमेंडेशन पर होनी चाहिए, रीजन रिकॉर्ड जो होने चाहिए वो रिटर्न में होने चाहिए और 1 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब कि मैक्सिमम टोटल टेन्योर हम माने तो 5 साल तक, ठीक है। ई बोल रहा है आगे रिस्ट्रिक्शन लग गया ट्रांसफर पर। ये बोल रहा है कि डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता जब तक कमेटी का जो क्लोज ए वाली है पहले से कंसेंट ना दे, ठीक है। एफ बोल रहा है कि जो सीनियर जो है सीनियर पोस्ट के लिए रिकमेंडेशन की बात हुई है, उसमें बोला जो क्लोज कमेटी की क्लोज ए है, ए वाली क्लोज है, डायरेक्टर को इन्फोर्समेंट के साथ कंसल्टेशन में और डिप्टी डायरेक्टर को इन्फोर्समेंट से ऊपर के पोस्ट के लिए ऑफिसर रिकमेंड करेगी और इन ऑफिसर की टेनर जो है एक्सटेंशन या टेनर रिडक्शन जो है कर्टेलमेंट के लिए कमेटी ही रिकमेंडेशन देगी। सेक्शन 26 अमेंडमेंट की बात करता है जो 25 ऑफ 1946 में है। जी कर लिया हमने, हाँ। जी बोल रहा है कि गवर्नमेंट एक्शन की बात हो रही है। जी में जी बोल रहा है कि कमेटी की रिकमेंडेशन मिलने पर ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर ठीक समझेगी तो पास करेगी ताकि कमेटी की रिकमेंडेशन को इफेक्ट दिया जा सके, ठीक। आगे आ गया 26 बोल रहा है कि इस सेक्शन के थ्रू दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 में कुछ भी इंपॉर्टेंट चेंज किए जाते हैं तो ए क्लोज बोल रहा है कि न्यू सेक्शन जो A1A इंसर्ट इंटरप्रिटेशन सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन 1 के बाद नया सेक्शन ऐड होता है सेक्शन 1A इंटरप्रिटेशन सेक्शन, ठीक है। अगर DSPE एक्ट में कोई वर्ड यूज हुआ है तो यहाँ डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन CBC एक्ट 2003 में डिफाइंड है तो उसका मीनिंग CBC एक्ट वाला ही होगा, ठीक। ये बात
और बी बोल रहा है कि सेक्शन 4 रिप्लेस्ड बाय न्यू सेक्शन 4(2)C। इसमें बोला कि पुराना सेक्शन जो 4 डिलीट करके सेक्शन 4(A), 4(B), 4(C) ऐड किए गए हैं। और जो सेक्शन 4(1) है उसमें CBI DSPE की सुप्रिटेंडेंस करप्शन केसेस जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर जो सेंट्रल विजिलेंस के पास होगी वो उसकी बात हुई है। सेक्शन 4(2) में जो दिया गया है वो है कि इसके अलावा सब मैटर जो है CBI की सुप्रिटेंडेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी। 4(3) में बात हुई है कि CBI की एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑफिसर के पास होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट करेगी, और इस डायरेक्टर के पास वो पावर्स होंगी जो नॉर्मली एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास होती हैं, जितना गवर्नमेंट, और वो पावर जितना गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी उतनी ही होगी। सेक्शन जो 4(A) है वो बात करता है कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर CBI। इसमें बताया गया है कि डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी कमेटी की रिकमेंडेशन पर। कमेटी के मेंबर कौन कौन है? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो चेयरपर्सन है, विजिलेंस कमिश्नर मेंबर है, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है मेंबर है, सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिक ग्रीवियंस कैबिनेट सेक्रेटरीट जो है वो भी मेंबर है। सब सेक्शन 2 जो बात करता है वो बात करता है कमेटी आउट गोइंग डायरेक्टर के व्यूज़ को कंसीडर करेगी। डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट रेकमेंड करते वक्त कमेटी जो है वो पिछले डायरेक्टर की ओपिनियन भी लेगी। सब सेक्शन 3 जो है वो बात करता है कमेटी एक पैनल रेकमेंड करेगी, पैनल ऑफिसर्स का होगा। और सबसे एक क्लॉज बोलता है कि सीनियरिटी, इंटीग्रिटी और एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन एक्सपीरियंस के बेसिस पर, ठीक है। बी बोल रहा है और ऑफिसर्स होंगे जो IPS ऑफिसर होंगे वो, ठीक है। और सेक्शन 4(B) जो उसमें दिया गया, वैसे हमने पढ़ लिया लेकिन मैं दोबारा रीड कर रही हूँ कि चलो इसमें दिया गया तो चलो पढ़ लेना चाहिए, हमें अपनी रिवीजन हो रही है। तो सेक्शन 4(B) का सब सेक्शन 1 बोलता है कि डायरेक्टर का टेन्योर जो है वो मिनिमम 2 साल होगा, ठीक है। सबसे पहले बोल रहा है कि मिनिमम जो है टेन्योर वो 2 साल होगा, चाहे सर्विस रूल में कुछ भी लिखा हो। और फिर क्लोज सब सेक्शन 2 बोलता है कि डायरेक्टर को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता जब तक कि सेक्शन 1 की कमेटी पहले से कंसेंट ना दे, ठीक। सेक्शन 4(C) जो है वो बात करता है कि SP लेवल और ऊपर के ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन और कर्टेलमेंट की, ठीक है। सेक्शन 4(A) वाली कमेटी जो है वो डायरेक्टर के साथ कंसल्ट करके सुप्रिटेंडेंस ऑफ पुलिस जो SP लेवल और उससे ऊपर के पोस्ट के लिए ऑफिसर रेकमेंड करेगी, और उन ऑफिसर्स की टेनर जो है एक्सटेंशन या कर्टेलमेंट भी रेकमेंड करेगी। सब सेक्शन 2 बोलता है कि कमेटी की रिकमेंडेशन मिलने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स पास करेगी। C बोल रहा है कि आफ्टर सेक्शन 6 अ न्यू सेक्शन विल बी इंसर्टेड। सिक्स ए का सब सेक्शन 1 बोलता है कि CBI DSPE किसी भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के ऑफेंसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले से अप्रूवल लिए बिना स्टार्ट नहीं कर सकती अगर एलिगेशन ये लोगों के अगेंस्ट है। अब जो बड़े लोग हैं, पहला है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल या उससे ऊपर के रैंक के, या फिर वो ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं या सेंट्रल एक्ट कॉरपोरेशन के, ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्ड लोकल अथॉरिटी के, यानी कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल और अबव इनके रैंक के सीनियर ऑफिसर्स जो हैं CBI जो है वो इंक्वायरी स्टार्ट नहीं कर सकती, ना ही इन्वेस्टिगेशन विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। लेकिन साथ ही में एक्सेप्शन है कि लेकिन सब सेक्शन 1 के बावजूद अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर कोई आदमी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है, तो फिर ऑन द स्पॉट पकड़ा जाता है ना, तो फिर अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक। सेक्शन 27 रिपील एंड सेविंग की बात कर रहा है। ये बात करता है, सब सेक्शन 1 बोलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेजोल्यूशन जो ये दिया गया है 37 ये, ठीक है, 371 ये, और इसके अमेंडमेंट डेटेड 13 अगस्त 2002 रिपील कैंसिल कर दिया गया है। और सब सेक्शन 2 बोल रहा है कि इस रिपील के बावजूद और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑर्डिनेंस 1999 के एंड होने के बावजूद जो भी काम किया गया, एक्शन लिया गया, अपॉइंटमेंट की गई या DSPE एक्ट 1946 और फेरा एक्ट 1973 के अंदर ऑर्डिनेंस के टाइम पर जो भी स्टेप्स लिए गए, सबको ये माना जाएगा कि वो इस एक्ट के अंदर या फिर DSPE के अंदर या फिर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन के अंदर ही किए गए हैं। जैसे कि इस एक्ट के अमेंडमेंट्स और
उस वक्त से ही इफेक्टिव होंगे। सिंपल बोलूँ तो पुराने रेजुलेशन और ऑर्डिनेंस खत्म हो गए, बट उन पर बेस्ड जितने भी एक्शन अपॉइंटमेंट्स हैं, स्टेप्स हैं, वो वैलिड रहेंगे और उन्हें ये भी माना जाएगा कि वो न्यू सीवीसी एक्ट और अमेंडेड लॉज के अंदर ही किए गए हैं। ठीक, मैंने कोशिश की है कि हम फटाफट से हमारी बेयर एक्ट रिवीजन हो जाए। अगर आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।